ओके बेटा, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिराइव कूलम्स लॉ यूजिंग गॉस थ्योरम। अब हम गॉस थ्योरम की हेल्प से कूलम्स लॉ डिराइव करना सीखेंगे। ओके बेटा, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r। कहता है कि 2 पॉइंट चार्ज मान लीजिए, ठीक है, जो कि किसी r डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, यानी कि किसी r डिस्टेंस पर 2 पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं। ये Q1, ये मान लिया हमने Q2। इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी मान ली हमने r, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या लिखा है, लेट अस ड्रा ए स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r एंड सेंटर एट Q1। अब इनमें से क्या कीजिए बेटा, आप किसी एक चार्ज को सेंटर मानकर, चाहे Q1 को मान लीजिए, चाहे Q2 को मान लीजिए, ठीक है, किसी भी चार्ज को आप सेंटर मान लीजिए। मैंने किसको सेंटर माना यहाँ पर, Q1 चार्ज को। इस Q1 चार्ज को सेंटर मानकर r रेडियस का एक स्फेरिकल सरफेस ड्रा कर दीजिए, ठीक है। अगर r रेडियस का करेंगे तो Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस भी कितनी है r, तो यानी कि जो सरफेस हम ड्रा करेंगे वो इस दूसरे चार्ज से होते हुए पास होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक सरफेस ड्रा कर दिया। ओके, ये थोड़ा सा ठीक से नहीं बना है यहाँ पर स्फीयर, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके बनाना अच्छे से। ओके, अब यहाँ पर देखो बेटा, आप हम क्या देखते हैं कि ये जो सरफेस है, जो स्फेरिकल सरफेस हमने ड्रा किया है यहाँ पर, ये जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है, मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ क्योंकि हो सकता है वीडियो में डॉटेड लाइन नजर ना आए ठीक से। ओके, अब हमने क्या किया, ये इस Q1 चार्ज को सेंटर मानकर r डिस्टेंस का या r रेडियस का एक स्फीयर ड्रा कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, जो Q1 चार्ज है, ये जो स्फीयर है किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये जो स्फीयर है Q1 चार्ज की गॉसियन सरफेस की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है, गॉसियन सरफेस की तरह। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर गॉसियन सरफेस। कौन से चार्ज की वजह से, Q1 की वजह से, ठीक है। ये जो स्फीयर है ये Q1 के गॉसियन सरफेस की तरह बिहेव करेगा। तो अब आगे देखिए कि हम क्या करेंगे। अब हमें क्या बताना बेटा कि जो Q1 है Q2 है, एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएंगे। एक्चुअल में फाइनली हमें ये निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, मान लीजिए इस चार्ज Q1 की वजह से, इस Q1 चार्ज की वजह से Q2 के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में, और उसका मैग्नीट्यूड कितना मान लिया मैंने, E1। और जो एरिया वेक्टर है वो भी किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, n कैप, ठीक है। अब यहाँ देखो Q2 चार्ज के ऊपर Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये वाली, और एरिया वेक्टर डायरेक्शन भी कौन सी है, ये वाली। यानी कि दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया, 0 डिग्री, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल कितना आया, 0 डिग्री। तो देखिए नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखेंगे तो किसके इक्वल होता है, फाई इजिकल टू में क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds के इक्वल होगा। ओके, अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूं तो क्या हो गया, ई ds कोस ऑफ थीटा। यहाँ तक कोई डाउट की बात ही नहीं है क्योंकि ये चीज़ एक बार नहीं, हम कम से कम 10 बार कर चुके हैं अब तक। ओके बेटा, अब देखिए ये तो थी किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है। अब मान लो इस पॉइंट चार्ज Q1 की वजह से इस Q2 के ऊपर कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है। वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होगा, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with the Gaussian surface इच किसके इक्वल होगा बेटा, फाई इजिकल टू में क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E1, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कितना माना है, E1 के इक्वल, ठीक है, वेक्टर E1 डॉट वेक्टर ds, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो देखिए क्या होगा, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E1 ds कोस ऑफ थीटा, और थीटा की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली थी, 0। थीटा किसके इक्वल था, 0 डिग्री के इक्वल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, फाई इजिकल टू में क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E1 ds कोस 0 डिग्री, और कोस 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल,
ठीक है, इसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फ्लक्स किसके इक्वल आ जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E1 ds, ठीक है, E1 ds। अब देखो आप इस गॉसियन सरफेस के ऊपर किसी पॉइंट पर देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, कांस्टेंट, तो E1 को बाहर निकाल देंगे, क्या आ जाएगा, फाई इजिकल टू में E1 क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds। अब देखो ये स्फीयर बन गया। अब आपको पता है कि स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr², और r कितना है यहाँ पर, स्मॉल r, तो इसके लिए क्या लिख सकता हूँ मैं, E1 इंटू में 4πr², ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, इसको नाम दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। ओके बेटा, अब देखो, बट अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इस गॉसियन सरफेस के अंदर, इनक्लोज का मतलब है इसके अंदर, इनसाइड चार्ज, इनसाइड चार्ज। अब Q2 तो देखा जाए तो इसकी बाउंड्री पे आ गया, बाहर की तरफ आ गया, तो इनसाइड कौन सा चार्ज है, Q1, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होगा, Q1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, E1 इंटू में 4πr² इजिकल टू में Q1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अगर बेटा इसको मैं उधर ले जाऊँ 4πr² को, तो क्या हो जाएगा, E1 इजिकल टू में Q1 अपॉन में 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू में r², ठीक है, ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए कि बेटा जो Q2 है, अब यहाँ पर देखो ये कुछ ऐसा कंसेप्ट बन गया जैसा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पढ़ते थे कि जो Q2 है ना, Q2 चार्ज तो यहाँ पर टेस्ट चार्ज का काम कर रहा है। Q2 चार्ज कैसे चार्ज का काम कर रहा है, टेस्ट चार्ज का, और Q1 किसका काम कर रहा है, सोर्स चार्ज का। यानी कि Q2 चार्ज Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एज, तो लाइन मार के साइड में से लिख रहा हूँ एज Q2 इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1। Q2 तो यहाँ पर Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, Q2 तो यहाँ पर Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है। तो यहाँ पर इसके ऊपर ऑब्वियस सी बात है कि इसकी वजह से, Q1 की वजह से Q2 पर कुछ फोर्स लगेगा, वो फोर्स के इक्वल होगा, हमें यही तो निकालना है। तो देखो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता था, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। यानी कि इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से फोर्स लग रहा है, किस पर, Q2 पर। फोर्स किसी वजह से लग रहा है, Q1 की वजह से लग किस पर है, Q2 के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगा, फोर्स अपॉन में चार्ज, और चार्ज कौन सा है, Q2। तो इसको क्या लिखूंगा यहाँ पर, ये तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन था, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से, E1, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या माना, E1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख दिया हमने, E1। फोर्स मान लिया F ही लगाता है, ठीक है। Q1 कितना फोर्स लगाता है, मान लिया F, और चार्ज कौन से चार्ज पे लग रहा है, Q2 के ऊपर, तो F अपॉन में Q2, E1 इजिकल टू में F अपॉन में Q2, ठीक है। अब हम क्या करें बेटा, इस इक्वेशन को, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 को 3 में पुट कर देंगे, इक्वेशन 4 को, इस इक्वेशन को इसमें पुट कर देंगे। तो लिखिए पुटिंग इक्वेशन 4 इन 3, 4 को 3 में पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में इधर क्या, E1 की जगह क्या पुट कर देंगे, F अपॉन में Q2, F अपॉन में Q2 इजिकल टू में Q1 अपॉन में 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू में r²। इस Q2 को उधर लेके जाओगे तो बेटा Q1 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन में 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू में r²। इसको सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन में 4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r², ठीक है। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग यही तो होता था कूलम्स लॉ, यानी कि क्या कूलम्स लॉ हमें क्या होता था, फोर्स, और वो फोर्स किसके इक्वल होता था, 1 अपॉन में 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 अपॉन में r², ठीक है। तो हमने तो ये प्रूव करना था, हेंस प्रूव, ठीक है। ओके बेटा, इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है, ठीक है। इस जो पढ़ाएगा इसको ध्यान से पढ़िएगा। इस चैप्टर के एक तो छोटे छोटे टॉपिक्स रहते हैं वो हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।